सवाल तो बनता है। मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम फिर से हरियाणा की राजनीति का रुख करेंगे और ये रुख इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां की राजनीति में जलेबी की एंट्री हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जलेबी का राजनीति में क्या काम है। आजकल हरियाणा की जलेबी खूब चर्चा में है, इसलिए जलेबी को लेकर न केवल राहुल का बयान सुर्खियों में है और वायरल हो रहा है, बल्कि सीएम, विधायकों और बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी पर चुटकी ली है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों हरियाणा की राजनीति में जलेबी को लेकर चर्चा हो रही है और इस पर वार पलटवार क्यों हो रहा है। साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर भी हम खूब चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हरियाणा में चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति कहां खत्म होने वाली है और होगी भी नहीं, क्योंकि नेताओं को जनता के वोट चाहिए और इसलिए तो वार पलटवार करना पड़ता है, इसलिए तो तीखे हमले किए जाते हैं, इसलिए तो हरियाणा की राजनीति में जलेबी की चर्चा है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गोहाना की प्रसिद्ध जलेबियां खाई। मंच से राहुल गांधी ने जलेबी के कारखाने लगाने, रोजगार देने और इसे देश विदेश में निर्यात करने की बात कही। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और राहुल गांधी की चुटकी ली। सोशल मीडिया पर जलेबी के मीम्स वायरल होने लगे। इसे खेतों में फसल की तरह उगते हुए दिखाया गया। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जलेबियों के बीज तैयार हो गए हैं, अब खेतों में जलेबियां की खेती होगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनेताओं ने क्या कुछ कहा है। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। नहीं, क्यों नहीं बजवाई? उन्होंने बजवानी चाहिए थी। नहीं, हम बजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम बजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुंचवाइए। जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था। उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जलेबी को महिमा मंडित करके चले गए और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए। अब पंजे को हटा के जलेबी रख लेना चाहिए। इससे आपको आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों हरियाणा की राजनीति में जलेबी की एंट्री हुई है। तो देखिए, हरियाणा की राजनीति में जलेबी की एंट्री क्यों हुई है, ये आपको बताते हैं। राहुल गांधी का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। सोनीपत के गोहाना में राहुल की सभा थी और सभा के दौरान राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी खाई, जिसके बाद चर्चा का ये विषय बन गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा क्योंकि राहुल गांधी ने जलेबी की खूब तारीफ की थी और तारीफ करने के साथ ही उन्होंने कहा था कि बहन प्रियंका गांधी के लिए भी जलेबी लेकर गए।
तो हरियाणा में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस में उथल पुथल जारी है। जीत की उम्मीद लगाए कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों जीती बाजी वो हार गए। राजनीति के एग्जिट पोल में वो लगातार जितनी भी एग्जिट पोल आ रहे थे, तमाम एग्जिट पोल में जीत बताया जा रहा था। राजनीति के जानकार कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, रिपोर्ट्स में भी यही बात कही जा रही थी। फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन ये संभव हुआ नहीं। कांग्रेस सदमे में है और सीएम पद की उम्मीद लगाए बैठे कांग्रेस के बड़े नेता अब निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो कांग्रेस कभी ईवीएम को तो कभी अधिकारियों को कोस रही है और सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 22 सीटों पर दोबारा मतदान होने चाहिए। वहां नेताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। मैडम हो रहा है, कल मीटिंग हुई है तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने में कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, तो और गहराई में जाएंगे भाई वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है, कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, मीडिया में भी, एग्जिट पोल वालों ने भी। तो उसके बाद में क्या होगा, अचानक अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। और राहुल गांधी ने कहा है कि महत्वाकांक्षा सबकी थी, इसमें हमें नुकसान हुआ है। दे हैव फॉर्म्ड ए कमेटी जिसमें 2 मेंबर्स का नाम तो मेरे को पता है, ललित माकन जी हैं, एक हरीश चौधरी है और तीसरा नाम मेरे को पता है। क्या हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह कि बीजेपी ने कुछ ऐसे हथियार चल के पॉलराइजेशन हुआ है, बीसी का पॉलराइजेशन हुआ है, एससी का पॉलराइजेशन हुआ है और कांग्रेस और कॉन्फ्लिक्ट। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस से ललित अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी से हितेंद्र चौधरी जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। ललित अरोड़ा जी, देखिए राहुल गांधी जलेबी की तारीफ कर रहे थे और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये कहा गया था कि हम जो सरकार अगर बन जाती है तो नायब सैनिक को जलेबी खिलाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया, कैसे अब ये जो पूरा मामला है ये पलट गया, अब बीजेपी की तरफ से जलेबी आपको भेजी जा रही है। ललित अरोड़ा जी, ऑडियो आ रहा है आपको? ठीक है, तकनीकी कोई समस्या आ रही है। हितेंद्र चौधरी जी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हितेंद्र जी, देखिए वक्त कैसे बदल जाता है पल भर में। तमाम एग्जिट पोल में ये दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तमाम जो पत्रकार हैं वो भी यही कह रहे थे, कांग्रेस के तमाम नेता खुश थे, बीजेपी कोई बयानबाजी नहीं कर रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि अब जलेबी खाने की और खिलाने की बारी आपकी आ गई। खुश तो बहुत होंगे। जी रोहित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण दिलवाया और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। रोहित जी, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने जोर लगाकर काम किया, जमीन पर काम किया, जिसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी 48 विधानसभा सीटें जीत लाई। मैं पिछले कुछ चुनाव का अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था, आपको याद होगा 2019 में, और अब की बार लोकसभा चुनाव में भी हमने 400 पार का नारा दिया था और हम इसी नारे की वजह से और कॉन्फिडेंस हो गए थे। वही बिल्कुल हालात कांग्रेस के साथ भी हुआ। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार का नारा दिया, 60 पार का नारा दिया और वो इस नारे के अंदर ही उलझ कर रह गए, जिसके कारण उसके नेताओं ने जमीन के ऊपर कोई काम नहीं किया। हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता था, जो पन्ना प्रमुख स्तर का कार्यकर्ता था, हमने एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवार लगाई और वो कार्यकर्ता हमारे काम को नीचे लेकर गए, लोगों को याद दिलवाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को राशन देने का भी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर जल, हर घर नल योजना भी लेकर आई
और भारतीय जनता पार्टी ने जिस घर के अंदर बिजली नहीं पहुंची थी उस घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा अनेकों और काम के गरीबों के लिए बैंक खाते खुलवाए, अनेकों ऐसी योजनाएं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को उन योजनाओं से जोड़ के उनको याद दिलवा के उनको बताया कि आप तक भारतीय जनता पार्टी ने वो योजना पहुंचाई है जो आज तक नहीं पहुंची। जो कांग्रेस 60 साल के अंदर जो काम नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर आपको करके दिया है। और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखिए, आने वाले समय के अंदर विकास की गति और भी तीव्र होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगा और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दी। यहाँ पर एक बात और है, जब हमने 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, आवाज आ रही है, 33% के आसपास वोट मिली थी। और जब हमने 2019 के अंदर सरकार बनाई तो 36.6% वोट हमें मिली थी। बिल्कुल। और अब की बार भारतीय हितेन जी कोशिश करते हैं ललित जी से भी उनसे भी रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ललित जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ ललित जी, देखिए जैसा कि हितेन चौधरी जी भी कह रहे हैं कि इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 75 पार का नारा बीजेपी ने भी दिया था। हालांकि 40 सीटें उनको आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। वो जिक्र कर रहे थे 400 पार का नारा दिया था तो नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस आप में भी आ गया था क्या, कि जिसकी आपको कहीं ना कहीं जो भरपाई है वो अब हरियाणा में करनी पड़ी है? नहीं, देखिए ये जो आपने ओपिनियन पोल करवाए, कितने ओपिनियन पोल आप लोगों ने करवाए ना, हमने तो नहीं करवाया। बिल्कुल सही बात है। हमारा सर्वेक्षण ये था कि हमें मेजोरिटी आराम से मिलेगी और अच्छी खासी सीटें 50+ हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि हमें, हालांकि वोट तो 1 लाख के करीब फर्क है, 1,14,000 का, लेकिन हमारा बीजेपी से वोट शेयर 0.85% ही कम है और सीटों का फर्क 11 सीटों का है। तो अगर हम इस स्विंग में 6 सीटें और ले जाते तो ये माइनॉरिटी में आ जाते थे। सवाल क्या है कि हमने ये देखा है कि 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख चुनाव में पोल्ड वोट के आंकड़े इनके साइट पे बदलते रहे हैं, ईसीआई के साइट पे, और हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। तो ये जो बदलते रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, इस पे एक तो एग्जामिन करने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो है पहले वाले जो वोट आए एम्प्लॉइज के, उसमें हम 71 सीटों पे आगे थे और 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने क्या किया, 1 घंटा काउंटिंग रुकवाई, मशीनों में हेरफेर भी नजर आया है। ठीक है, ललित जी जवाब दीजिए, जो आरोप आपके ऊपर में लगाए जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के कुछ नेता भी ईवीएम हैक होने की बात कर रहे हैं, तो कुछ वो बैटरी वाला नया लेकर आए हैं। इन सब चीजों पे जवाब दीजिए। हितेन जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड दीजिए, बैटरी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है ललित जी, हितेन जी से जवाब ले लेते, फिर आप उसके बाद में कहिएगा। चलिए ठीक है। आप जी रोहित जी ऐसा है, आपको मैं याद दिलवा दूं, जब पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, जब वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक से कम था, लेकिन उसकी कुल सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आई थी। आपको याद दिलवाने के लिए मैंने बात बताई। लेकिन जैसे ललित अरोड़ा जी ने अभी कहा कि ईवीएम के अंदर टेम्परिंग हुई थी, बैटरी ज्यादा थी, बैटरी कम थी। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी के वहां कार्यकर्ता को, नेता को बुलाया और उन्होंने कहा भी आप किसी भी तरीके से हमें ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए, तो उसके अंदर कोई भी आदमी नहीं आया। ये जो जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने लगाए हैं, बैटरी कम थी, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए लगाए हैं, ताकि वो लोग चार्ज रहे हैं और उनके अंदर एक गलत फहमी बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। लेकिन ठीक है ललित जी जवाब दीजिए। ठीक है ललित जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। नहीं कर पाया, ये सिर्फ आरोप है, किसी को इसके बारे में कोई तथ्य किसी के पास नहीं है। ये कोर्ट के अंदर गए हैं, ठीक है, कोर्ट इसके बारे में अपनी जो भी है। ठीक है हितेन जी आप सुन लेते हैं, अब ललित जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है ललित जी आप सुनिए, फिर उसके बाद आप बताइए, फिर उसके बाद में आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल है। कभी भी ठीक है हितेन जी अब सुन लेते हैं, हितेंद्र जी अब सुन लेते हैं ललित जी को भी। ठीक है ललित जी भाई कहिए। मैंने हैकिंग वर्ड यूज नहीं किया, ना ही नहीं आपने नहीं किया, पर आपके नेता ने किया है सर। नहीं किया, सुन लीजिए ना। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा है। पहले आप एक इसकी जो हमारी थ्योरी या जो हमने कंप्लेंट की, सर आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो वो कैसे आपका बयान नहीं हो सकता है? अब मैं ये तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप चूंकि कह रहे थे कि हमने ईवीएम हैक का इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। हमारी लिखित शिकायत में हैक वर्ड नहीं है।
आप सुन लेकिन लीजिए सर आपके बात। प्रदेश ये अध्यक्ष तो बैटरी- कह रहे हैं ना। भाई साहब, या तो फिर आप मेरी बात मुझे पूरी तो करने दीजिए। नहीं, आप अपनी बात कहिए, फिर ये मत कहिए ना कि मैंने हैक नहीं कहा है, क्योंकि आपके नेता ने कहा है। मैं बस ये आपको स्पष्ट कर रहा था, यदि आपको मालूम ना हो तो। मैंने अपनी बात ये कही कि मैंने हैक वर्ड यूज नहीं किया। आपने नहीं कही है, और आपकी पार्टी ने कही है, ठीक है। उदय बाल जी ने भी मेरे हिसाब से नहीं किया है। आप पहले सुन लीजिए। एक बात बताइए कि 60-70% बैटरी जहां हम जीत रहे थे वहां है, इनके यहाँ जीत रहे थे 99.99 भी है। आप एक बात सुन लीजिए कि ये इसका मतलब खटाखट टाइप कुछ वोटिंग हुई है उन मशीनों में, और जो है कोई ओल्ड मशीन के साथ ऐसा आरोप है हमारे काफी साथ का। अब मशीन जैसे घरोंडा में क्या हुआ, घरोंडा की काउंटिंग करनाल में हो रही थी, वहां पे इन्होंने चारों मशीनें एकदम वहां पे ले आए, उनके ऊपर में स्लिपें नहीं लगी हुई थी सीलिंग की, और उस पे 17 था ही नहीं, तो ये उस पे परसेंटेज भी 99 थी। ये 4 एंगल जो है इनकी जांच करा ली जाए। ठीक है हितेन जी, देखिए पहली बार तो है नहीं जब ईवीएम हैक की बात कही जा रही है या फिर ये बैटरी परसेंटेज वाली बात कही जा रही है। इससे पहले भी 2019 से ही लगातार इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखिए संदेह तो इनके मन में है, तो एक बार जांच करवा के वो संदेह दूर क्यों नहीं करवा देते? हितेन जी जवाब दीजिए। रोहित जी रोहित जी, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इलेक्शन जो हम भारतीय जनता पार्टी ने जीता उसके पीछे ये ईवीएम कोई कारण नहीं। उसके पीछे कांग्रेस द्वारा जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था पिछले चुनाव के अंदर, इन्होंने कहा था कि 85 रुपए खटाखट, इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में हर साल डालेंगे। लेकिन जब हमने लोगों को बताया कि आप हिमाचल के हाल देखिए, आप कर्नाटक के हाल देखिए, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे हिमाचल के अंदर 1000 रुपया पर महीना इन्होंने महिलाओं को देने की बात की थी, लेकिन इनके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। इन्होंने हिमाचल के अंदर अफीम की खेती करने की इजाजत सरकार के पास से मांगी, और की खेती करने की इजाजत सरकार के पास से मांगी, ताकि ये लोग वहां पर अफीम के जरिए फसल उगा सके और ये लोगों को तनख्वाह दे सके। तो किसी भी प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार ने जो भी इनसे लोगों से वादा किया वो वादा पूरा नहीं कर पाई। और उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। ये 4-5 साल से किसानों को लेके इनका पूरा सपोर्ट था किसानों को। ये कभी सिंधु बॉर्डर के ऊपर बैठते थे, आज ये शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट 2005 के अंदर आई थी, उसके बाद इनकी सरकार 8 या 9 साल यहाँ पर रही, तो इन्होंने उस रिपोर्ट को लागू करने का काम क्यों नहीं किया? तो हरियाणा की जनता कांग्रेस के हर प्रोपेगेंडा को जान चुकी थी। उनको पता है कि कांग्रेस सिर्फ बहलाने और फुसलाने का काम करती है, और जनता को यह भी पता चल गया, और अब इनको यह पता चलना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। तो मैं अब इनको यही कहना चाहूंगा, जाना कहते हुए कि आगे से ये लोगों के विकास की बात करें, लोगों को बहलाने फुसलाने की अरोड़ा बात जी, ना जो करें। बात हितेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं यही बात पीएम मोदी भी कह रहे थे। कुरुक्षेत्र में जब रैली कर रहे थे पीएम मोदी, तो उन्होंने भी वहां पे कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास में पैसे नहीं कर्मचारियों को देने के लिए। दूसरी बात उन्होंने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया था, वहां पे उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने आपको उन्हीं स्टेट में घेरने की कोशिश की जहां पे आपकी सरकार है। आप पहले सुनिए, ये जो जहां हमारी सरकार है वहां का जो जीएसटी का शेयर है, इनका सेंट्रल एक्साइज टैक्सेशन का शेयर है, वो प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। हिमाचल में 2 आपदाएं आई, कितना बड़ा नुकसान हो गया, उनको बजटीय एलोकेशन वहां खर्च करनी पड़ी। इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? अगर हिमाचल में कोई गरीब स्टेट नहीं थी, अगर उनके फंड ये रिलीज कर दे तो वो मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। इसलिए ये इल्जाम तो बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने कितने बड़े पैकेज दिए हैं जो बिहार में और उनको अपना आंध्र प्रदेश में, तो ये पैकेज बाकी जगह नहीं दे सकते थे। इसका मतलब उनसे सौतेला व्यवहार करते हैं आप। 1 करोड़ रुपए इन्होंने शराब और धन बल पे खर्च किए हैं। मशीनों का बदलाव का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। अब ये बताइए, जाटों का इसने लास्ट में एक बात चला दी आखिरी 3 दिन में आरएसएस के लोगों ने। आप कहते हो अब देश में हिंदू एकता चाहते हैं। ललित जी, अब आपको आपके ही नेताओं के कुछ बयान मैं बता देता हूँ हमारे पास में कुछ। ठीक है, नहीं सर आप जवाब दीजिएगा ना, दोनों आपको ही तो जवाब देने हैं। ललित जी, कांग्रेस का पक्ष आप ही तो रखेंगे। अब देखिए हमारे पास में भी कुछ सवाल है। असंध से चुनाव लड़े थे एमएलए आपके शमशेर गोगी जी, उनका कहना है कि कांग्रेस हारी नहीं है, ये हुड्डा कांग्रेस हारी है। यानी कि वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भूपेंद्र हुड्डा पे आरोप लगा रहे हैं। और उसके अलावा अंबाला कैंट से हारे हैं परविंदर परी जी, उन्होंने कहा था कि बीडी गैंग
यानी कि उसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा की जो गैंग है उन्होंने बागियों को उतार दिया मैदान में, जिस वजह से चुनाव हारे हैं वो। और उन्होंने कहा कि चुनाव हारना और हराना दोनों में अंतर है। तो आपके नेता ही कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और वो जो गुटबाजी है वो साफ तौर पे अब झलक रही है। देखिए, जो ये लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के नॉमिनेटेड, यानी उन्होंने इनको टिकट दिलवाई या जो भी कहा जा रहा है, इन लोगों के जो बयान क्या शो करते हैं कि या तो ये पार्टी के प्रति लॉयल नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी ना इनको? टिकट कांग्रेस पार्टी की थी या ऊपर कुछ लिखा हुआ था इनके ग्रुप के नेता का नाम या हुड्डा ग्रुप का नाम? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था। आज अगर ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाके वहां अनर्गल बातें कर रहे हैं तो पार्टी संज्ञान लेगी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमने पहले भी एक्सपेल किए हैं 6-7 लोग। अगर कोई इस समय आ गया है कि पार्टी में जो लोग इनडिसिप्लिन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हर तरफ से आ रही है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। हितेंद्र चौधरी जी, देखिए कहीं ना कहीं अब ये जो बात कह रहे हैं और साफ तौर पे अगर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेके कहा जाता है तो आपको याद होगा किस प्रकार से 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें इन्होंने संविधान को लेके कहा था भ्रम। अब आप चूंकि आप उसे भ्रम कहते हैं कि भ्रम फैलाया गया था, लेकिन नुकसान तो बीजेपी को हुआ था। और अब फिर से अगर ईवीएम को लेके बात कही जाएगी तो इसका नुकसान बीजेपी को तो भुगतना पड़ेगा। रोहित जी, इसके अंदर एक मैं बात कहना चाहूंगा। जो अभी इन्होंने बात की थी, बागी उम्मीदवार खड़े हुए थे और उन्होंने कांग्रेस का किल खराब करने का काम किया। भारतीय संविधान के अंदर हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े या दूसरी पार्टी चुनाव लड़े, ये आरोप लगाते रहे कि इनेलो और जेजेपी भारतीय जनता पार्टी बी टीम है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए, वो भी राजनीति करने के लिए फील्ड के अंदर आई है और वो भी चाहते हैं कि वो लोगों का विश्वास जीते और लोगों की सेवा करे। तो हर व्यक्ति का, जो भी आदमी चुनाव लड़ता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं चुनाव लोगों का विश्वास जीतूं और विश्वास जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मैं लोगों की सेवा करूं। उनके मन के अंदर ये भाव होता है। पहले एक बात तो ये है। और दूसरी बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया ईवीएम का, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का। तो इनके जो पार्टी के राहुल गांधी जी हैं वो खुद कह चुके हैं, अमेरिका के अंदर गए थे 20 सितंबर माह के अंदर, उन्होंने कहा था कि एक समय के बाद हम आरक्षण हटा देंगे। और इन्होंने 1976 के अंदर खुद संविधान को बदलने का काम किया। ठीक है ललित जी, आखिरी कमेंट छोटा सा जवाब रखिएगा सर, समय की यहाँ पे कमी है। 10 सेकंड में चाहता हूँ कि आप जवाब दे दे। देखिए, जिस प्रकार से आपने संविधान को लेके कहा था, सेम तरीके से ये इन्होंने भी आपको घेरने की कोशिश की, फिर चाहे वो आरक्षण को लेके हो या फिर बाकी मुद्दों पे हो, इन्होंने भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया। नायब सैनी ने ये बोला था मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं। आप भूल गए होगे, मैं नहीं भूला हूं, हमारी छाती पे लिखा हुआ है वो। उसके बाद हमने उसका देख लिया। हेगड़े ने बोला था यहाँ कर्नाटका के लीडर ने कि 400 सीटें आगे तो संविधान बदल देंगे। अब क्या बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। 76 की बात कर रहे हो, 76 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन का बात करी गई थी। आप धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, आप पोलराइजेशन करते रहे हैं और उसका रिजल्ट आप भुगत चुके हैं यूपी में। आप सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, इसके अलावा विकास। समय की हमारे पास में कमी है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए ललित अरोड़ा जी आपका और साथ ही हितेंद्र चौधरी जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं जो बात है और जो राजनीति है वो जलेबी पर आकर अटक गई है। राहुल गांधी जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो जलेबी का खूब जिक्र करते थे और कहते थे कि जलेबी उन्हें वहां की बहुत पसंद आ रही है। अब वही जलेबी उन्हें भाजपा के द्वारा भेजा जा रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को उस जलेबी में अभी भी वही स्वाद आ रहा होगा जो चुनाव प्रचार के दौरान आ रहा था। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।